टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो अभी एआई इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो एआई इंडस्ट्री इज द ओनली फ्यूचर इन द वर्ल्ड, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। एआई इंडस्ट्री इंडिया की नहीं, हालांकि पूरे वर्ल्ड वाइड में बोल रहा हूं, जिस लेवल पे ग्रो हो रही है, मतलब जो चीजें आप लोगों ने कभी 2020 21 22 के अंदर सोचा भी नहीं होगा कि यार एआई से कभी कोई इंसान इतनी जल्दी काम कर सकता है। 5-5 सालों का काम 5-5 मिनट में हो सकता है। और जेन्युइनली वो आधे जो मैकेनिकल वर्क वाले थे, इवन जो एनालिटिकल वाले वर्क वाली चीजें, वो उसमें अब इंसानों की जरूरत रह ही नहीं गई है। आप चाहे गाड़ी ले लो, गाड़ी गाड़ी भी ऑटोमेटिक ड्राइव होती है। इवन आजकल जो डिजीजेस होती है वो डॉक्टर से पहले एआई बता देता है। सब चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। तो आप सोचो, अभी तो एआई इनिशियल स्टेज पे है, फ्यूचर के अंदर तो एआई किस लेवल पे पहुंच जाएगा, ह्यूमन लाइफ को किस लेवल पे वो चेंज कर देगा कि भाई पता ही नहीं है कौन सा इंसान का काम होगा, कौन सा एआई का होगा। एआई सब काम कर सकते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं एआई इंडस्ट्री के बारे के अंदर पूरी की पूरी। तो उसके पहले आप एक चीज जानो, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन सब ने मतलब जो 3-4 बड़ी बड़ी कंपनी है, केवल आप इनका देखोगे ना, इन्होंने एआई इन्वेस्टमेंट की जो बात करी है, ये अप्रोक्सीमेटली 650 बिलियन यूएसडी का एआई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे ऑलरेडी कर भी चुके हैं केवल कुछ सालों के अंदर ही, जो होता है लगभग 58 लाख करोड़ रुपीस। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। आप बड़ी से बड़ी कंपनीज भी जो है ना, उनकी मार्केट कैप को आप ऐड करोगे ना, उसके बाद ये इतना बड़ा अमाउंट बनता है। इनका बेसिक सा एक बाइफिकेशन देखोगे तो अमेजोन ने 200 बिलियन यूएसडी, गूगल ने 175 से 185 बिलियन यूएसडी, माइक्रोसॉफ्ट ने 140-150 बिलियन यूएसडी, मेटा ने 115 से 135 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट बोला है। और इसमें से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर भी दिया है। तो अब ये सारा एआई के कुछ ऐसी कंपनी होती है। देखो, मैं वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं, बस एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि बस आप एक थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, कि जो चीज हो सकता है अगर आप, और स्पेसिफिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। जब आपको पता है कोई इंडस्ट्री किस लेवल पे है, तो आप एक बार उस पे फोकस रखो, उसको वॉच लिस्ट पे रखो। और अब रही बात एआई की, तो एआई कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है। एआई की पूरी एंसिलरी इंडस्ट्री कनेक्टेड होती है। मतलब एआई केवल वो नहीं होती कि कोई कंपनी जो केवल एआई को बना रही है, सॉफ्टवेयर को बना रही है, आप केवल उसी कंपनी पे ध्यान दो, नहीं। एआई की पूरी वैल्यू चेन है कि एआई के आसपास कौन कौन सी इंडस्ट्री, अगर एआई ग्रोथ होगी तो कौन कौन सी कंपनीज की ग्रोथ होगी, उन सारी कंपनीज को आपको देखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं, एआई की जो वैल्यू चेन है, कि एआई केवल, एआई जो होता है लाइक सॉफ्टवेयर होता है, कोडिंग होती है, ये सारी सारी चीजें बनती है, दिमाग होता है एक तरह का, चिप्स वगैरह। तो चिप्स वगैरह बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए ये एआई कंपनी करती है। पर एआई कंपनी के साथ ये सारी के सारी इंडस्ट्री जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उन सारी कंपनी भी एआई को सपोर्ट करती है। इन इंडस्ट्री के बिना एआई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आप डाटा सेंटर देखो, डाटा सेंटर भी उसी का है कि एआई जो काम करती है उसको डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। तो एआई का डाटा स्टोर कौन करता है? डाटा सेंटर करता है। और एआई जब भी काम करती है, मतलब डाटा सेंटर जब भी काम करता है, तो डाटा सेंटर को बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन की जरूरत होती है। साथ में जितने भी डाटा सेंटर है, एआई की कनेक्टिविटी है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट वगैरह चाहिए होता है, जिसके लिए फास्ट ऑप्टिकल फाइबर्स चाहिए होती है। डाटा सेंटर जब भी काम करता है तो उसको कूलिंग ऑफ करना होता है, कि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे चलता है, तो एडवांस कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए जो भी डाटा है, सर्वर है, क्लाउड स्पेस है, एआई का ब्रेन है, सबको इंटीग्रेट करने के लिए कोई कंपनीज होती है। तो ये सारी कंपनीज की अपनी अलग अलग इंडस्ट्री है, जो एआई बूम से इन सारी कंपनीज को फायदा मिलेगा। और साथ में एआई की जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो असली में ब्रेन बनाती है, उनकी भी अपन बात करेंगे आगे। तो अपन में हर एक के बारे में बता दूं। तो देखो, एक बार ना पहले आपको वीडियो का स्ट्रक्चर बता दूं। वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, पहले मैं आपको मतलब पहले मैं आपको सारी इंडस्ट्री वाइज सारी कंपनीज की लिस्ट दे दूंगा कि भाई इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ये टॉप कंपनीज है जो ये काम करती है इस इंडस्ट्री के अंदर, हर एक इंडस्ट्री में काम करती है, कि डाटा सेंटर, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर, इन सब में कौन कौन काम करती है। पहले मैं आपको सारी कंपनीज बता दूंगा एक बार, फिर उसके बाद एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उनमें से, मतलब अभी तो मैं आपको बहुत सारी कंपनीज बता दूंगा, बहुत सारी, अभी तो आपको लगेगा सारी कंपनी कवर हो गई, पर उसके बाद तो अपन बात करेंगे टॉप 10 जो फंडामेंटली कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो टॉप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अपन एंड में बात करेंगे। तो उसके पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एआई की कौन कौन सी कंपनी हर एक इंडस्ट्री वाइज काम करती है। लाइक आप देखोगे सबसे पहले आज आता है कोर एआई कंपनी कौन सी है, जो असली के अंदर एआई के रिलेटेड काम करती है, एआई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, जो असली में दिमाग बनाती है एआई का। तो उसके अंदर एक आता है टाटा एलेक्सी, जो आपको पता होगा टाटा एलेक्सी का काम ये है कि एआई डेवलप करती है, उसका ब्रेन डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है। इवन टेस्ला जैसी जो कार है, कि टेस्ला चलती है, ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेती है, कोई भी इंसान सामने आया। मेडिकल डिवाइसेस की भाई
मेडिकल डिवाइसेस वो बना देती है कि डॉक्टर के पहले वो कैंसर डिटेक्ट कर देता है। ये सारी टेक्नोलॉजी टाटा एलेक्सी बनाती है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिव पे फोकस है कि ऑटोमेटिव जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ब्रेन बनाती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएंगे, आजकल इंसानों की जरूरत नहीं होती गाड़ी चलाने के लिए। तो बीएमडब्ल्यू, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, ये इनके क्लाइंट्स है केपीआईटी के। परसिस्टेंट सिस्टम का काम क्या है? सिंपल सा काम है, जो भी एआई होता है उसको कुछ डाटा चाहिए होता है बैकएंड पे। तो बैकएंड पे जो डाटा होता है वो बिल्कुल रो डाटा होता है, उसको डाटा को कोई यूज नहीं कर सकता, इतना रो डाटा है। तो उस डाटा को सही से फिल्टर करके एआई को देता है, ये परसिस्टेंट सिस्टम का काम है। एलटीआई माइंट्री एक एआई टेक मतलब एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है। तो ये एआई के रोबोट्स भी बनाती है, इसके एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप भी है। इसने 10,500 प्लस एआई रोबोट बना दी कि अब इंसानों को वो काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे मेल का रिप्लाई करना, वेबसाइट वगैरह बनाना, वो सारा काम अब एआई कर लेता है। इसने एआई एजेंट बना लिए। फिर सैंड की बात करें अपन, ये क्या करता है? ये चिप की डिजाइनिंग करता है कि एआई को चलाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं, चिप्स चाहिए होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चिप्स चाहिए होती है। तो ये उन चिप्स की डिजाइनिंग करता है, ये उन चिप्स को डिजाइन बनाता है। तो ये सारी चीज आप अपनी लिस्ट में एक बार रख लो, ये सारी चीजें अपनी लिस्ट में। अब उसके अलावा भी इसमें टॉप कंपनीज कौन सी हो, मैंने कहा मैं भी आपको एंड में, वीडियो के एंड में उनके फाइनेंशियल्स के साथ डिस्कस करूंगा कि इनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन सी है, इनका प्रॉफिट वगैरह कितना है, रेवेन्यू कितना है, वो भी अपन एंड में डिस्कस करेंगे पूरा सार का सारा। पर मैं एक बार सब बता रहा हूं। तो अगर फिर भी अगर आपको खुद को इसमें चेक करना है कौन सा है, तो आप एक काम करो कि टाटा एलेक्सी कैसे आपको चेक करना है, आप एंजल वन वेबसाइट पे चले जाओ। आप एंजल वन वेबसाइट पे जाने के बाद कोई सी भी कंपनी सर्च कर दो, लाइक एलटीआई माइंट्री सर्च कर लो, वहां पे आप कंपनी का चार्ट देख लो, कंपनी के फंडामेंटल देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, वरना बाकी मैं टॉप कंपनीज का तो भी डिस्कशन आपको करूंगा ही करूंगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है जो बैकबोन है डाटा सेंटर की, जो एआई होता है। एआई को डाटा कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, जो भी एआई इतना सारा डाटा क्रिएट करेगी कहां पे करेगी, तो वो डाटा सेंटर में अपने डील करता है अनंतराज। अनंतराज के बाद आती है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, ये भी डाटा सेंटर बनाता है इनके लिए। तो ये डाटा सेंटर और कनेक्टिविटी वाले अनंतराज, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, ब्लैक बॉस, ये इनका काम होता है। साथ में एआई के लिए जो सर्वर चाहिए होते हैं, जीपीयू चाहिए होते हैं, सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, वो कौन बनाता है? वो बनाता है नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये हो गया। उसके बाद अपनी कनेक्टिविटी एंड ऑप्टिकल फाइबर्स एंड केबल से डाटा जो चलाना होता है ना, जो एआई चलाना होता है, एआई का सर्वर, उनको 36 टाइम्स ज्यादा तेज इंटरनेट की स्पीड चाहिए होती है एआई के सर्वर्स को काम करने के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर्स डलवानी पड़ती है उनको। तो ऑप्टिकल फाइबर्स कौन डलवाता है? एचएफसीएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तेजस, ये करता है। अब उसके बाद उसमें डाटा केबल्स को सप्लाई कौन करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर्स तो ये सप्लाई करता है। अब उन डाटा केबल्स को कौन सप्लाई करता है? पॉलीकेप, केईआई, फिनोलेक्स और आरआर केबल्स, ये केबल्स सप्लाई करता है उनको। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अब पावर एंड कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है, कि एआई बहुत बड़ा पावर मॉन्स्टर होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो एआई जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अपन आगे चलो वीडियो करते हैं, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे चलेंगे। तो जो एआई इतना ज्यादा डाटा कंज्यूम करता है, तो वो उसमें उसको ट्रांसफॉर्मर वगैरह चाहिए होता है कि एक ही बार में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी असली में कंज्यूम करनी है, कितनी नहीं करनी, तो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है, जनरेटर की जरूरत पड़ती है। वो कौन देता है? एबीबी इंडिया, सीजी पावर, हिटाची एनर्जी, किरोलस ऑयल इंजन। ये साथ में डाटा सेंटर को कूल ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चलता है, तो उनको कूलिंग के लिए ब्लू स्टार, वोल्टास, एक्साइड, ये काम करता है। उसके बाद एक और इंडस्ट्री आती है सेमीकंडक्टर और ईएमएस की। भाई कोई भी जो कंपनी है, कोई भी एआई कंपनी, वो बिना सेमीकंडक्टर और ईएमएस की जो चिप्स होती है, छोटी छोटी चिप्स वगैरह जो होती है, अलग अलग मोबाइल के अंदर भी चिप्स होती है, सब में होती है, वो इन सेमीकंडक्टर ईएमएस को बिना काम ही नहीं कर सकती। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप्स वगैरह बनाते हैं और इसके सेमीकंडक्टर की रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो एक कैंस टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी। साथ में जो फैब इंडस्ट्री होता है, मतलब कि जो सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग करता है, सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग कौन करता है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। तो ये सारी इसकी एंसिलरी कंपनीज है जिन पे आपको एक बार नजर रखनी चाहिए। तो एक बार आप ये सारी एक बार याद से देख लेना। अब अपन बात करते हैं इसके बाद कि जो टॉप 10 कंपनीज कौन सी, अपन उस पे चलते हैं, उनके फंडामेंटल्स एक बार अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हालांकि मैं नहीं बोला कि इनमें से कोई भी कंपनी अभी जो मैंने बताई वो खराब है, अच्छी। आप चाहो तो खुद से एक बार एनालाइज कर लेना, या मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी स्पेसिफिक कंपनी आपको पूछनी है तो आप पूछ लेना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर अब अपन आगे चलते हैं टॉप 10 कंपनीज पे। पर उसके पहले वही, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन आप प्रेस कर देना। चलो आइए अपन बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी। सबसे पहली कंपनी अपनी फंडामेंटली स्ट्रांग में केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जो एक मिड कैप कंपनी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का काम क्या है?
तो मैंने बताया था ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, जितनी भी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, स्पेसिफिक फोकस केपीआईटी टेक्नोलॉजी का उसका है। जैसे इसके पास टॉप 25 कार मैन्युफैक्चरर ग्लोबली, इंडिया के बाहर भी इनकी उसके साथ पार्टनरशिप है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है कार के लिए। क्योंकि आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक कार हो गई है, ड्राइवर्स की जरूरत भी नहीं है, कोई भी आएगा सामने, कार अपने आप ब्रेक कर लेगी, ब्रेक मार लेगी, अपने आप ड्राइविंग हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स के लिए, केवल कार वगैरह के लिए स्पेसिफिक बनाता है, जिससे ऑटोमेटिक ड्राइविंग हो जाए। बीएमडब्ल्यू, होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबके साथ इनकी पार्टनरशिप है। अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.16, मतलब डेट कंपनी के पास ज्यादा नहीं है। पी रेशियो इसका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 22 है, इसका 32 है, तो मतलब अंडर वैल्यूड नहीं है, थोड़ा सा तो है, वो आप देख लेना। अभी जो मैं आपको कंपनीज की बात करने वाला हूं, मैं ये नहीं बोला कि आपको एट प्रेजेंट देखना चाहिए, ये सारी फ्यूचर बेट वाली कंपनी के फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अभी भी ठीक परफॉर्म ही कर रही है, पर ये मेन बेट आपका फ्यूचर पे होगा। बट स्टिल दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो आप अपनी एक बार रिसर्च पूरे हिसाब से कर लेना। और बाकी मैं इस कंपनी की बात करूं, इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है 202 मिलियन यूएसडी की, 202 मिलियन यूएसडी, विच इज अ ह्यूज अमाउंट इसकी पड़ी हुई है। इसके फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की आप बात करोगे तो ये अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है, और एआई कंट्रोल सिस्टम्स के लिए भी काम कर रहा है कि ईवी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एआई के थ्रू। तो इसका फ्यूचर सही है। इवन ये साथ में यूरोप और अमेरिका की कुछ छोटी छोटी एआई कंपनीज है, उन छोटी छोटी एआई कंपनीज को एक्विजिशन करने लग गया, उनको एक्वायर कर रहा है, ताकि इसकी कैपेबिलिटी और ज्यादा इनहेंस हो सके। पर इसका शेयर अभी रिसेंटली 30% क्रैश हो चुका है, रिसेंटली इसका शेयर 30% क्रैश हुआ है कुछ एक आधे साल के अंदर। क्यों हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करी है, इसकी पी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। क्योंकि भाई इसने मैं पहले लगभग 5 साल में 500% तक का, 500% तक का रिटर्न दिया था पहले। तो वो ये जब ज्यादा हाई वैल्यूएशन हो जाती है, ज्यादा अच्छा रिटर्न हो जाता है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। बाकी इसका और कोई ऐसा रीजन नहीं था। तो पहली कंपनी अपनी केपीआईटी। उसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, एलटीआई माइंडट्री, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बहुत बड़ा आईटी जाइंट है। मतलब ये नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है कि नॉर्मल आईटी के सॉफ्टवेयर बनाती है, नहीं। किसी को भी कोई अपनी कंपनी को पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है, कि कंपनी को कोई भी मैनुअल कंपनी, उसको पूरी कंपनी डिजिटलाइज करनी है, सारा काम प्रॉपर एआई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, तो ये एलटीआई माइंडट्री वो करती है, पूरा डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसने 10,500 प्लस एआई बोट्स बना रखे हैं, कि अगर आपको ह्यूमंस की जरूरत नहीं है वो काम करने के लिए एआई ऑटोमेटिक काम कर देगी, ईमेल का रिप्लाई वगैरह करना, वो सब करना। फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे, ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, अच्छा, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.10 है, डेट कंपनी में ना के बराबर है। पी इसका भी थोड़ा ज्यादा है, इंडस्ट्री का पी 22 है, इसका पी 31 चल रहा है। बाकी मैं इस कंपनी की बात करूं, ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी इनॉर्मस है, मतलब बहुत बड़ी है, आज तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास है अभी तक की 1.69 बिलियन यूएसडी, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। तो इसका फ्यूचर के अंदर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेबल रहने वाला है, मतलब अच्छा रहने वाला है। अब मतलब इन्होंने एआई भी इंबेड कर दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी भी कंपनी को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है तो अब ये एआई के थ्रू कर सकती है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एआई के प्लेटफॉर्म बना लिए, कैन, एआई प्लेटफॉर्म अलग अलग, कि भाई वो क्लाइंट को गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी कंपनी के अंदर एआई का यूज ले सकते हो, एआई इसके अंदर लगा सकते हो। उसके बाद एआई के साथ इसकी एनवीडिया के साथ इसकी पार्टनरशिप भी बहुत चीजों को लेकर। फिर भी इसका शेयर अभी रिसेंटली कुछ 8-10 महीने के अंदर 20% क्रैश हुआ था। रीजन सेम, इसने अप्रैल 20 से लेकर दिसंबर 21 के अंदर इसने 407% तक का रिटर्न दिया था, 407% तक का, केवल 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली। तो वो ये इसका पी रेशियो ज्यादा हो गया था। साथ में जो आईटी कंपनी का भी आपको पता है वैल्यूएशन डाउन चल ही रहा है, बहुत धीरे धीरे गिरा ही रहे, तो वो एक इशू रहेगा ही रहेगा। और जो भी मैं कंपनी बता रहा हूं उसके अंदर हो सकता है कि आपको Q3 का प्रॉफिट कंपेरेटिवली के लिए Q3 का प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखे आपको, पर इसका रीजन ये नहीं था कि कंपनी ने खराब परफॉर्म करा, नहीं, कंपनी ने सबका अच्छा परफॉर्म करा। जो भी कंपनी से बात करूंगा, बस वो एक मैंने बोला था, एक वन टाइम लेबर कोड आ गया था, एक नया वाला वन टाइम एक्सपेंस उनको बुक करना था लेबर कोड का, कि असली में कोई एक्सपेंस आउटफ्लो नहीं हुआ था, उनको बस बुक करना पड़ा था, एक एक्सपेंस बुक करना पड़ा था अकाउंटिंग का, तो वो लेबर कोड का एक एक्सपेंस बुक करना पड़ा था, उस वजह से उनके Q3 पे प्रॉफिट पे सब पे इंपैक्ट पड़ा है। तो ये एलटीआई माइंडट्री अपनी दूसरी कंपनी होगी। फिर अपनी एक कंपनी है परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी। परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी का काम क्या है? इस परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी का काम है कि ये कस्टमाइज, मतलब जो भी किसी इंडस्ट्री का, कोई भी स्पेसिफिक कंपनी को कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये उसको डेवलप करती है एआई की मदद से, और एआई इंप्लीमेंट करती है स्पेसिफिक, मतलब कोई भी एक मतलब कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, दूसरा बना के देंगे। और साथ में इसका मेन काम है कि जो एआई को डाटा चाहिए होता है, तो ये डाटा इंजीनियरिंग करता है। डाटा इंजीनियरिंग मतलब बहुत सारा रो डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, अब इतने सारे रो डाटा को एआई उसकी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं ले सकता, तो ये सारे रो डाटा को फिल्टर करके उसको फाइनल डाटा बना के फिर एआई को देता है। तो ये परसिस्टेंट है, जो एक मिड कैप है। फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग है, रेवेन्यू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, डेट टू इक्विटी 0.06 ना के बराबर है। इसका पी बहुत ज्यादा 22 से 50, मतलब इंडस्ट्री का 22 है, इसका 50 है, पर मैंने
जाएंगे, कहीं फ्यूचर बैट वाली कंपनीज है सारी की सारी, बाकी इनके फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू आप देखोगे तो 674.5 मिलियन यूएसडी की बहुत अच्छी है। अब ये कंपनी धीरे धीरे अपना फोकस पूरा एआई पे शिफ्ट कर रही है, क्लाउड और डाटा पे शिफ्ट कर रही है। इवन यूएस और यूरोप में बहुत सारे बैंक है जिनको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम की। भाई वो बैंक के पास, बैंक को इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दिए जिनसे वो कोई भी फ्रॉड अगर हो रहा है तो ऑटोमेटिक एआई डिटेक्ट कर लेगी। तो इनके क्लाइंट यूएस यूरोप में जो एआई सर्विस है उनको भी प्रोवाइड कराता है। रिसेंटली इनके शेयर 18% के लगभग क्रैश हुए, वही 5 साल में इसने 500% का रिटर्न दे दिया था। और बाकी आपको पता ही है कि जो आईटी सेक्टर है इनके शेयर थोड़े थोड़े गिर ही रहे। और एक Q3 के अंदर वन टाइम एक्सपेंस जो लेबर कोड एक्सपेंस वाला था वो वाला। के बाद में बात करता हूं टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि ये मेन एआई कंपनी है जो एआई का पूरा ब्रेन बनाती है, कोडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं सारे के सारे, पूरा मतलब एआई कैसे काम करेगा सब कुछ जो प्रॉपर से डिजाइन करती है, उसकी डिजाइनिंग का मेन काम होता है टाटा एलेक्सी का। और मेनली जो इसके जो क्लाइंट है वो ऑटो सेक्टर के अंदर है, जो ऑटोमोबाइल गाड़ी वाले सेक्टर के अंदर है। इवन मेन इसके मेडिकल डिवाइस के अंदर भी, जो मेडिकल डिवाइसेस होती है उसके अंदर भी ये ईवी प्रोवाइड करता है। ऑटो डिवाइस में आपको पता है कि वही गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना, ऑटोमेटिक गाड़ी चलना, वो उसके लिए बनाता है ये। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर के आजकल एआई खुद डिजीजेस मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी स्कैन कर लेती है, कोई भी बीमारी होती है तो एआई बता देता है, तो ये उसके अंदर ये खुद बता देता है। इसने इवन बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे निकाले हैं जो एरोस्पेस, लाइक मैं आपको बताता हूं कोई भी फ्लाइट है, कोई भी मतलब एरोप्लेन है फ्लाइट, उसके अंदर अगर कोई भी खराबी है कि यार यहां पर खराबी है, इसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो इसने वो सॉफ्टवेयर एआई टेक्नोलॉजीज तैयार करी है, वो एआई ऑटोमेटिक बता देगा कि इस फ्लाइट के अंदर कोई खराबी है एरोप्लेन में, यहां पे इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। इवन कैंसर डिटेक्शन भी ये बता देता है इसकी मेडिकल डिवाइसेस, इसने वो एआई उस लेवल पे बना लिया है। तो अब ये ओवरऑल ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन कंपनीज है जिसके फंडामेंटल बहुत ग्रोइंग है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, ट्रस्टेबल है, ग्रोइंग है, ROE 25% है, इसका पी रेशियो भी ज्यादा है, वही सारी फ्यूचर बैट कंपनीज है, फ्यूचर की वैल्यूएशन वाली है। 24 पी इसका मतलब इंडस्ट्री का है, इसका पी 52 चल रहा है। डेट कंपनी का ना के बराबर है, 0.06 है, मतलब डेट कंपनी। तो बाकी पी रेशियो के अलावा बाकी सबके अंदर फंडामेंटल्स सब कुछ ठीक है। और बाकी इसका शेयर भी अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत क्रैश हुआ था, कंटिन्यूसली 1 साल से क्रैश हो रहा है। रीजन 2020 से लेके 2022 में इस कंपनी ने 1000% तक का प्रॉफिट, मतलब 1000% तक का शेयर प्राइस इंक्रीज दिया था, तो इसकी वैल्यूएशन हाई हो चुकी थी। इतना जोरदार प्रॉफिट 2 साल के अंदर, इतनी जोरदार हाइक दी इसने शेयर में, तो वैल्यूएशन हाई हो चुकी थी, तो वो वैल्यूएशन अब कूल ऑफ हो रही है। बाकी इन सारी कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस वगैरह बाकी सब कुछ अच्छा है इनके अलावा। अब अपन आगे बात करते हैं, और पर उसके पहले वो ये कि अब ये कंपनीज के अंदर वैसे तो मैंने आपको सबके बेसिक फंडामेंटल बता दिए, ओवरऑल जो भी की फैक्टर थे मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको डिटेल के अंदर कुछ देखना है तो मैंने आपको कहा कि आप एंजल वन चला सकते हो, एंजल वन या फिर कोई ऐसे वेबसाइट चला सकते हो जहां पे आप क्या कर सकते हो, उन कंपनीज पे जाओ और अगर आपको और डिटेल रिसर्च करनी है, उनके टेक्निकल फंडामेंटल्स देखने हैं तो आप वहां पे देखो, और वहां से ही आप चाहो तो बाय सेल अगर आपको करना हो तो आप कुछ भी सर कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो आप एक बार ये चेक कर सकते हो। अब उसके बाद ये तो अपनी हो गई टॉप कंपनीज, मतलब मेन। अब उसके अलावा ना कुछ डाटा सेंटर के रिलेटेड कंपनीज है जो मैं अभी आपको यहां पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, डाटा सेंटर वाली कंपनीज, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दी हुई है। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है, बस मैं आगे वही शेयर डिस्कस करने वाला हूं आगे वापस से। बट अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जिसमें डाटा सेंटर रिलेटेड में सारी कंपनीज जो भी है ना, वो अब मैं भी वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू दे देता हूं इन कंपनीज का, बाकी डिटेल अगर आपको किसी को देखनी है तो आप डिटेल के लिए सेपरेट वीडियो रेफर कर सकते हो। आप डिटेल में एक एक चीज समझिए डाटा सेंटर के रिलेटेड, अब ये उसी का है। तो ये डाटा सेंटर क्या होता है, देखो डाटा सेंटर सिंपल है कि जो भी एआई होता है, एआई काम करता है, उसको बहुत ज्यादा डाटा चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। तो वो डाटा सेंटर एक तरह का रूम होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जहां पे डाटा के सारे सर्वर्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी डील करती है, पहली कंपनी है अनंतराज कंपनी, जो एग्रेसिवली भी डाटा सेंटर में चल रही है, फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग है, ROE सही है, डेट टू इक्विटी भी इसका ओके ओके, ये इसका डेट सॉरी इसका पी भी ओके ओके, डेट टू इक्विटी इसका बिल्कुल सही है, डेट कंपनी में ऐसा नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी, वो आप ध्यान रखना। इसने भी 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश के अंदर करा है, मतलब कंपनी सब कुछ सही है। इवन 40% ये अभी रिसेंटली क्रैश भी हुई थी, और जैसे ही बजट अनाउंस हुआ था तो डाटा सेंटर बहुत हाइक हुए थे, तो 11-12% उसके बाद ये बढ़ भी गई थी 2 दिन के अंदर अंदर ही। बाकी मैं और बात करता हूं नेक्स्ट भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल अभी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो डाटा सेंटर कंपनी, जो डाटा सेंटर ऑपरेट करती है, वो एयरटेल है। ये बाकी मेरे को कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छी तरह से, तो ये लार्ज कैप कंपनी कंपैरेटिवली ये वाली थोड़ी सेफ कंपनी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन आप याद से प्रेस कर ही देना। ठीक है, तो आप एक बार ये चेक कर सकते हो कंपनी। उसके मतलब बाकी इनकी डिटेल आपको वीडियो देखनी है तो मैं बोलूँ मैं आपको नीचे लिंक सेपरेट अटैच कर दूंगा या ऊपर आपको दिख जाएगा लिंक आता हुआ, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में तीसरी कंपनी इसकी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, जिसका 44% शेयर क्रैश हो गया था जैन 26 तक, पर जैसे ही बजट वगैरह अनाउंस हुआ 9-10% वापस से इंक्रीज भी हो गया था। इस कंपनी का काम भी है, ये पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी कंपनी है। ये डीसी जो भी होते हैं डाटा सेंटर के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती भी और खुद से डाटा सेंटर भी ऑपरेट करती है। फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, इसका पी रेशियो भी ओके ओके, इंडस्ट्री का जितना चलता है उतना ही इसका पी रेशियो, मतलब वैल्यूएशन सही चल रही है इसकी। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब डेट ना के बराबर है। तो ये कंपनी भी अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है। उसके बाद मैं अब बात करता हूं एआई ब्रेन एंड सर्वर कंपनीज की। मतलब ये वो कंपनी है जो एआई का ब्रेन बनाती है, उसके लिए सर्वर बनाती है। तो एआई को मतलब बहुत सारे सर्वर्स की जरूरत होती है, सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। तो इस कंपनी का काम यही है कि ये एआई का ब्रेन बनाती है, ओवरऑल उसको सर्वर्स भी बना के देती है, साथ में सुपर कंप्यूटर्स भी बना के देती है। इस कंपनी के शेयर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 34% क्रैश हो गए थे। तो ये और वही क्योंकि इसकी हाई वैल्यूएशन चल रही थी, इसकी पी बहुत ज्यादा है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% अच्छा है, वैल्यूएशन इसकी थोड़ी ज्यादा है, वही फ्यूचर बेट वाली कंपनी से देख लेना। डेट टू इक्विटी 0.03 और डेट टू इक्विटी इसका बिल्कुल सही है। बाकी इसकी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप है कि एनवीडिया से ये चिप्स जो खरीदती है, तो चिप खरीदने के साथ साथ एनवीडिया इसको डिजाइन ब्लूप्रिंट भी देता है कि आपको कैसे सर्वर एक्चुअल में बनाने चाहिए। बहुत कम रेयरली इंडिया के अंदर किसी की एनवीडिया से पार्टनरशिप है, उसमें ये वन ऑफ देम कंपनी है एट नेटवेब टेक्नोलॉजी, जो भी बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में चल रही है ओवरऑल। तो ये आप एक बार देख सकते हो। बाकी मैंने कहा कि इनकी डिटेल वीडियो तो मैंने सेपरेट ही सबके लिए बनाई हुई है डाटा सेंटर वाली वीडियो के अंदर। फिर अपनी एक आखिरी इंडस्ट्री दैट इज पावर रिलेटेड की, जो पावर रिलेटेड कंपनी अपनी हिटाची एनर्जी, क्योंकि मैंने कहा था एआई एक तरह का पावर मॉन्स्टर होता है। एआई को चलाने में डाटा सर्वर, डाटा सेंटर, इन सबको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आती है वो पावर अपन पूरी डायरेक्टली नहीं ले सकते, उस इलेक्ट्रिसिटी का अपन को कंट्रोल करना होता है, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन चाहिए होते हैं अपन को। तो इसके लिए ये हिटाची कंपनी ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन प्रोवाइड कराती है डाटा सेंटर्स में। ग्रोइंग कंपनी है, मतलब फंडामेंटल्स इसके जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, वैल्यूएशन इसका बहुत ज्यादा चल रहा है 49 का, इसका मतलब इंडस्ट्री का पी रेशियो इसका 119 चल रहा है, वही है। लोगों को बहुत ज्यादा इस पर ट्रस्ट हो चुका है, पता नहीं आप देख लेना, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया। डेट टू इक्विटी 0.02 है, मतलब डेट इसका ना के बराबर है। अभी इसके पास 29,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े और रिसेंटली भी इसने कुछ पावर ग्रिड से ऑर्डर जीते। तो ये अपनी आखिरी कंपनी थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कोई भी अगर कंपनी का स्पेसिफिक और डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो वो बताना। आपको कौन सी कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट है या आपको क्या लगता है वो भी मुझे एक बार जरूर याद से बताना। बाकी चैनल को याद रखिए आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।